Assalamu alaikum. Today our topic is what is observation of the Williams. विलियम की क्या ऑब्जर्वेशन थी अबाउट द कॉजेज ऑफ रिजेक्शंस किसकी ऑफ द ट्रेजिडी बाय द ब्रेक्ट. ठीक है, ये क्रिटिकली एनालिसिस करता है ऑफ रॉबर्ट विलियम केसेस को. फिर वो रिजेक्शन ऑफ इसकी है ट्रेजिडी के बारे में. ठीक है, डज रॉबर्ट विलियम्स हाउ रॉबर्ट विलियम मेक्स अ फोर्सफुल डिसीजंस एंड गिव एन ओवरव्यू. ठीक है, अब वो क्या कहता है कि हमें रिजेक्शन ऑफ ट्रेजिडी क्या है. इज अ रिजेक्शन ऑफ ट्रेजिडी इज एन ऐसे ऑफ टू पार्ट्स ऑफ रेमिट विलियम्स बुक्स. ठीक है, मॉडर्न ट्रेजिडी. दिस इज ऐसे इज अ स्टडी ऑफ द रिजेक्शन ऑफ ट्रेजिडी इज द मॉडर्न एज विद स्पेशल रेफरेंस टू द बर्टोल ब्रैकेट. बर्टोल ब्रैकेट क्या था इन 1898 में और 1959 में. इसे एक जर्मन ड्रामेटिस्ट था, पोइट था, whose cynicals and satirical words are the characteristics of the period between कौन सा था टू वर्ल्ड वॉर का. He left Germany 1933 में for the रशिया के लिए वो क्या है जर्मनी को छोड़ देता है and went to the United States in 1941 में. He returned to the East Germany after the World War and so in 1928 में the play The Three Penny Opera they made him famous. जो थ्री पेनी ऑपरा था इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसको फेमस मिली और बहुत ज़्यादा ये मकबूल हो गया. फ्रॉम 1930 से ऑनवर्ड दिस बुक्स बिकम्स एक्सपेक्टली ह्यूमनिस्टिक रिमार्क्ड बाय द रिजेक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द फेवर ऑफ द सोशल आइडिया. ठीक हो गया. द मोस्ट परमानेंट फीचर्स हिज मेच्योर ड्रामा. इसका मेच्योर ड्रामा क्या था आर द एपिक फॉर्म्स एनिमेशंस इफेक्ट. इसके क्या ड्रामे के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे, वो ये थे कि एपिक फॉर्म थी और एनिमेशन इफेक्ट था. Both developed on the reactions to the traditional forms which he dubbed Aristotelians. और historian को भी के मुताबिक वो क्या कहता है, according to him the drama should not be ritual but debate. वो कहता है ड्रामा क्या होना चाहिए, ये एक रिचुअल नहीं है कि एक ट्रेडिशन के तौर पे चलता है, बट एक डिबेट होनी चाहिए कि इसमें ये फॉल्ट है ये है ये है. ठीक है, द स्पेक्टेटर शुड बी डिटैच्ड ऑब्जर्वर claimly investigating the view of the words that confront him, and rationally should be detached, consider arguments and stimulated to the decisive and the social action. So वो कहते हैं हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जो उसका एक बस एक रिचुअल चलती है ड्रामा ऐसे होना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि डिबेट होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सबके जो रैशनली आर्गूमेंट्स को कंसिडर करना चाहिए. ठीक है, सो ही डेवलप्स द एपिक एंड नरेटिव प्ले लूजली कंस्ट्रक्टेड. वो कहता है कि वो जो एक एपिक और एक नरेटिव किस्म का प्ले होना चाहिए जो कंस्ट्रक्टेड तो लूजली हो विद द सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल सीन्स फंक्शनिंग एज एन इंडिपेंडेंट ड्रामेटिक illusions. ठीक हो गया. Illustrations and quotations for the narratives. He has to use a variety of the techniques to establish the narratives, tunes, actual storytellers on the stage, explanatory verses, and relayed before us the scenes and banner headlines. क्या कहता है which foretell us to the events to be portrayed. वो कहता है कहना क्या चाह रहा है, वो कहता है कि ब्रैकेट ये कहता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है मॉडर्न वर्ल्ड में ड्रामा में. ठीक है, unavoidable suffering या inevitable defeat that had been the controlling principles of the tragedy with the passage of times by become the traditions of the tragic idea. वो कहते हैं मैं इन चीज़ों को क्या करता हूँ रिजेक्ट कर रहा है. वो क्या कहता है, वो कहता है ब्रैकेट रिजेक्टेड द कन्वेंशन व्यू ऑफ ट्रेजिडी. सारी को क्यों कहता है, बाय द रेफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स देता है. ही इज़ अ व्यू दैट वी हैव सी नॉट ओनली द सफरिंग इज अवॉइडेबल. वो कहता है हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि सफरिंग सिर्फ एक अवॉइडेबल चीज़ है, बट इट इज़ नॉट अवॉइडेड, बल्कि इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए. बट नॉट ओनली दैट द सफरिंग्स ब्रोकन अस. वो कहता है सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि सफरिंग जो है हमें तोड़ रही है, बट दैट इज़ इट नीड्स that it needs not to be breakup. हमें ये चाहिए कि हम इससे ना टूटें. Brackett's own words are the precise expressions of the new sense of tragedy. क्या थी कि suffering of the men appeals me. वो कहते हैं because they are unnecessary. वो कहता है कि जो सफरिंग है ना इंसान की वो मुझे तो अपील करती है, जो इंसान की सफरिंग है. क्यों, क्योंकि ये एक अननेसेसरी है. क्यों, उसका अकॉर्डिंग उसके व्यू ये है कि जितनी भी जो सफरिंग है उसमें इंसान का एक्शन कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसमें इन्वॉल्व होता है. ठीक हो गया, यहाँ तक तो बात बता रहा है आपको. नेक्स्ट वो कहता है विलियम क्या कहता है, कोट्स कहता है वन ऑफ द हिज पोएम्स
एंड डाई। विलियम कोट्स करता है अपना एक पोइम है जो उसकी अ डाई नेचरबोनियंस टू शो द ब्रैकेट्स रिस्पॉन्स टू द सफरिंग। इसकी जो पोइम है इसके थ्रू वो शो करता है कि सफरिंग उसके अकॉर्डिंग क्या है। वो प्रेजेंट करता है दो किस्म के मोड्स। फर्स्ट मोड उसका क्या है कि कॉज ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड इज द पॉलिटिकल सिस्टम, सेकंड इन देयर इज अ होप इन द फाइट अगेंस्ट इट। ठीक है, या तो एक होप हो किसी की कि हम इसके फाइट करेंगे इसके अगेंस्ट, बट इट्स नॉट ऑलवेज सो इन द हिज अर्ली वर्क, उसमें अर्ली वर्क में क्या कहता है, ब्रैकेट एक्सप्रेस्ड वन mean alternative response, a cynical disillusions about the coexistence of the public virtue and public murder, public morality and public poverty. वो इस वक्त में क्या कहता है कि 1920 में we find the characteristics of the sickness of the mind caused by the two established coexist. If the substances of the suffering enters विद द नेचुरल वेट, वो कहता है अगर सफरिंग एक नेचुरली आई हमारी लाइफ में तो उसका क्या होगा, द स्पेक्टेटर विल बी ब्रोकन। जो स्पेक्टेटर देखने वाला होगा वो डेफिनेटली से टूट जाएगा। बट अगर ये फॉर हिज विल बिकम द पास्ट पार्टिसिपेंट एंड यस अ पार्टिसिपेंट वी कैन only the comprehend and condemn the sufferings by some active principles. So वो कहते हैं कि अगर इसमें उसकी खुद से विल शामिल थी या खुद वो उसका पार्टिसिपेंट था, सो ये हमें इस सफरिंग को समझना चाहिए कि क्या दिस ही कैन नॉट फाइंड द प्रिंसिपल, इट सीम्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ड ही रिजेक्ट्स। ठीक है, वो कहते हैं इट सीम्स इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ड ही रिजेक्ट्स इन इवल सिस्टम। अगर वो कहता है कि इसमें खुद वो पार्टिसिपेंट है तो उसमें उसको हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक रिजेक्ट है, ये ट्रेजिडी नहीं है। मगर वो खुद इसमें पार्ट उसका शामिल है, खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ट्रेजिडी नहीं वो कंसीडर करता। वो कहते हैं ना इवल सिस्टम इज़ प्रोटेक्टेड बाय द फॉल्स मोरालिटी। वो एक इवल सिस्टम है जिसको हम क्या प्रोटेक्ट करते हैं, फॉल्स मोरालिटी से के साथ कि ये मॉरली इसको साथ ऐसे हो गया। वो कहता है ह्यूमन बींग्स कैन मेक देम सेल्फ हार्टलेस एट विल। गवदा इंसान जो है वो अपनी वजह से भी हार्टलेस एट द विल्स, समटाइम पिटी एंड सिंपैथी कैन डिसीव्स एंड एक्सप्लॉइट अस। वो कहता है जब इंसान की अपनी विल से, अपनी खुद के एक्शन से अगर इसकी लाइफ में ट्रेजिडी आ रही है तो पिटी एंड सिंपैथी जो आप हम उसके लिए फील करते हैं वो डिसीव है, वो एक्सप्लॉइट करती है हमें। सो इन अ ट्रेजिडी इंस्टेड ऑफ सिंपैथी we must be direct shocks, such as the shock is necessary to shake up the established to the false consciousness. वो कहता है हमें वो कहता है वो किसको रिप्लेस करता है, वो कहता है कि जो सिंपैथी है और जो पिटी हम किसी के लिए फील करते हैं उसको वो रिप्लेस करता है किसके साथ, शॉक के साथ। वो कहते हैं एक नेसेसरी है क्योंकि हम इसको शेकअप कर सकें हमारी कॉन्शियसनेस को, ताकि हम लोग जितनी भी फॉल्स नोशंस हैं, ये फॉल्स हमारी रियलिटीज़ है, इसको हम लोग अवॉइड कर सकें, इसको हम अपने आप से ख़त्म कर सकें। और वो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि वो कहता है कि हम लोगों को, वो कहता है कि ज़रूरी है कि हम इसे रिप्लेस कर सकें किससे, इट इज़ ऑलवेज समथिंग जैसे कि अनप्रडिक्टेबल दैट गिव्स द बर्थ टू द शॉक्स। ऐसा कर सकें जैसे एक बर्थ मिले किसको, शॉक को। अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट द फंक्शंस ऑफ द टेथर इज प्रैक्टिसाइज बाय द कॉम्प्लेक्सिंग्स। वो इन चीज़ों को किससे रिप्लेस करता है, कॉम्प्लेक्सिंग्स के साथ। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिंग वो कहते हैं सेइंग इसके साथ देखें ताकि हमें पता चले हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाट इज़ द काइंड ऑफ ट्रू ट्रेजेडी। एक और एक फॉल्स ट्रेजेडी को और ट्रू ट्रेजेडी मोरालिटी को, और इस फॉल्स जो मोरालिटी उसके बारे में डिफ्रेंशिएट इजीली हम कर सकते हैं। थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ द प्ले इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट दैन द थिंकिंग फ्रॉम विद इन द प्ले ऑफ फ्लो ऑफ द प्ले। वो कहता है कि हमें थिंकिंग अबाउट द प्ले, हमें फ्लो ऑफ द प्ले में सोचना चाहिए बजाय कि हम विद इन थिंकिंग जो करें फ्रॉम विद इन द फ्लो ऑफ द प्ले कर सकें। Bracket formed the theory of the reject tragedy in the idea of the complexins, but the practice was not there. Where the practice नहीं इसकी, so it is actual play. So we have to consider this as epic styles would be in force within थिंकिंग अबव। सो वो ये कहते हैं हमें कंसिडर करना चाहिए, स्टेटमेंट फोर्स करना चाहिए कि हमें थिंकिंग अबव देखना चाहिए। वेर इज़ द नोटिंग स्टाइल ऑफ द एरिस्टोटियन ड्रामा इन फोर्स द थिंकिंग फ्रॉम विद इन। वो कहता है जो इसका वो कम्प्लेक्सिंग का मतलब क्या है कि हमें विद इन ड्रामा नहीं सोचना चाहिए, हमें अबव द ड्रामा या आउट ऑफ लेयर जो उसकी नहीं देखनी चाहिए, हमें विद इन ड्रामा में जाना चाहिए क्या हो रहा है उसका।
अब जो रेस्टोरियन है वो क्या है, उसका सिर्फ विद इन ड्रामा जो है इन्फोर्स करता है हमें थिंकिंग उसके लिए देखें, हम आउट ऑफ द वे जाकर उसको नहीं सोच सकते। दिस इज प्ले इन फैक्ट द फिटेड इजीली टू सो व्हाट स्पेक्टेटर विशेस टू सी। वो कहता है सिर्फ यही हो गया ना कि वहाँ के जो स्पेक्टेटर क्या देखना चाहते हैं वो होगा फिर। He has all used distancing the effect to push the spectator into the attitude of who smokes at ease and wishes watches। कौन देखना चाहता है इसको, कौन इजीली वहाँ बैठ के अपनी घर चला के इजी से देख सकता है। वो कहता है दिस प्ले इज फिटेड टू द इजीली एंड व्हाट द स्पेक्टेटर विशेस टू सी क्राइम एंड कॉर्डनेस बट नॉट स्ट्रक्चर्ड इन द सोसाइटी। वो कहता है कि जो क्राइम है और ये चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर नहीं करती है सोसाइटी में बट लिव्ड आउट इन अ रोमांटिक एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रिक्ट। In these sections of the articles, Williams had discussed the six play of the ब्रैकेट। विलियम क्या कर रहे हैं, जो ब्रैकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके सिक्स प्ले को एक्सप्लेन करता है हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंगली क्या कहता है, टू इलिस्ट्रेटेड हिज सेंस ऑफ न्यू ट्रेजेडी, और बताना चाह रहा है, हमें वजाहत कर रहा है एक न्यू काइंड ऑफ ट्रेजेडी की। ठीक है, इसका हमें पहले तो पता चल गया कि ब्रैकेट के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अरिस्टोटल ट्रेजेडी के बिल्कुल ऑपोजिट है, और वो बताना क्या चाह रहा है कॉम्प्लेक्सिंग क्या होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या सीखते हैं, और विद इन ट्रेजिडी क्या है, विद इन द प्लेस थिंकिंग क्या है, आउट ऑफ द प्ले थिंकिंग क्या है, नरेटिव स्टाइल क्या है, ये सब कुछ बताना चाह रहे हैं। और वो अब इन सब को एक सिक्स जो उसके नावल हैं प्लेस हैं उसके थ्रू वो हमें बताएगा जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, क्लियर हुई बात। थ्री पेनी अपना में क्या कहता है, प्रकृति शोज तब हम पीपल बाइंग एंड सेलिंग ईच अदर विद द कूल हार्ट्स विद कलर एंड विट। वो कहता है चीज़ें इन लोग बेचते हैं ख़रीदते हैं एक दूसरे से, कूल हंस सख्त दिल के साथ बट विद कलर्स एंड विद बड़ी अकल के साथ। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। कहते लाइफ क्या है, द प्ले राइट सीम्स टू कन्वे द मॉरल but that we can all pretend to be livelier and brighter than we are। हम सब pretend करते हैं कि हम बड़े खुश हैं, हम बड़ी लाइफ को अच्छे गुजार रहे हैं, जिससे कि हम नहीं होते, सिर्फ हम pretend कर रहे हैं। In this way, like this, the writer who shocks by his rejections of conventional morality, वो शॉक करता है, कैसे रिजेक्ट करता है किसको, कन्वेंशनल मोरालिटी, बिकम्स अ रिच एंड एडमायर्ड। वो कहता है कि रिच बंदे का होना और उसको एडमायर करना, दिस इज दिस इज नो पैराडॉक्स, ये कोई पैराडॉक्स नहीं है। ही हैज़ डन the state's some services can even when he is disposed to deny this। Beckett thought he was detaching himself from his by calling it bourgeois morality। वो कहता हम लोग अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, हमें लोग एडमायर करें, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को डिटैच रखें किससे, बोर्जियस मोरालिटी से। बट दिस इज़ अ प्ले इज द इंटरनल सो रियलिटी कैजुअल्स, दिस इज़ इन इफेक्ट दैट एंड इंटेलिजेंस। This is the idea of complex things. Beckett has his nude stars. He set himself to suppose opposed to the false society by the idea of the true society। वो कहता है false society क्या है और true society का complexing के ज़रिए भी बताता है। In the first conscious acceptance of his principles oppositions, and he simplifies to both his feelings and his plays। ठीक हो गया, वो अपनी कॉन्शियसनेस से बताना चाहता है और एक्सेप्ट करता है प्रिंसिपल ऑपोजिशंस को। वो कहता है कि इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि सोसाइटी ट्रू भी है, इसमें भी सोसाइटी भी पाई जाती है और फॉल्स सोसाइटी भी पाई जाती है। टी एनी ओपरा में सेंट जॉइंस ऑफ द स्टॉक यार्ड्स में वो क्या कहता है, इन दिस प्ले द क्लैरिटी ऑफ द John Dark in the labor struggles और शिकागो is not only to show us the false morality। वो कहता है हमें सिर्फ यही नहीं दिखाती उसकी स्ट्रगल जो है कि वो एक false morality, बल्कि covering the crime and exploitation, वो बल्कि ये कवर कर रहा है कि क्या क्राइम है, exploitation, but is as a feelings to be consciously rejected and replaced by the new hardness। और इसको हम एक कॉन्शियसली इसको रिजेक्ट करते हैं और रिप्लेस्ड करते हैं बाय द न्यू हार्डनेस। ब्रैकेट रिमार्क्स क्या कहते हैं, ओनली फोर्स हेल्प्स बेयर द फोर्सेस रूल। कहता है वन ओनली फोर्स हेल्प, हमें फोर्स वहाँ हेल्प करती है वहाँ जहाँ फोर्सेस के रूल्स हैं, जहाँ हम देखें रूल्स बहुत पायदार हैं, उनके फोर्स हैं, तो वहाँ पर वो कहता है हमें फोर्स किया जाता है कि हम जो फोर्स्ड रूल है उसको अप्लाई कर सकें। फोर्सिंग दैट John is to the of course first suppressed and then canalized and in her former के charitable innocence में वो कहता है कि जो फर्स्ट था वो उसे सप्रेस्ड किया जाता था, देन उसे कैनोनाइज्ड किया गया फिर इन हर फॉर्मर चैरिटेबल इनोसेंस के लिए। ठीक हो गया।
अब होपफुली हम नेक्स्ट जब ये मैं एग्जांपल्स तो दे रही है, इंशाल्लाह हम ये सब जो इसके नावल हैं पिकेट के प्लेस हैं जो सबको हम इंशाल्लाह थ्रू आउट स्टडी करेंगे और एक एक करेक्टर को समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसकी रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी में आया कि ये चीज़ें पूरी उतरती हैं कि नहीं उतरती। क्लियर। अब वो क्या कह रहे हैं कि डायमेंशन में इन दिस प्ले ब्रैकेट ऑफर्स व्हाट ही टेक्स टू बी द रेवोल्यूशनरी मोरालिटी। अब वहाँ पर क्या एग्जांपल ले रहे हैं रेवोल्यूशनरी मोरालिटी की, दैट इज़ अ पार्ट वर्कर्स हु शो सो मच हैप्पी सिंपैथी इन डेंजर्स to the revolutionary effort and must be killed. Here the murder is guilt but it is a necessary. वो कहता है कि यहाँ पर तो जो मर्डर है ना वो गिल्ट तो होगा, उसके अंदर गिल्ट तो है, बट इट इज़ अ नेसेसरी, ये ज़रूरी भी है. दिस इज़ नॉट एन dialectical say transformation of goodness into the opposite, but it is a willing rejections of the goodness. वो कहते हैं किसी का मर्डर करना ये willingly की रिजेक्शन है, किसकी कर सके हम, गुडनेस की. ठीक हो गया. वो कहता है द वेट ऑफ द चॉइस ऑफ द किलिंग, जो एक चॉइस ऑफ द किलिंग है उसका जो वेट है इन द एक्सपीरियंस इज़ अ ट्रेजिक. जो उसकी चॉइस है कि वो करना चाहिए ये ट्रेजिक है, बल्कि उसकी सफरिंग ट्रेजेडी नहीं कि उसने क्यों किसी को मारा, कि किस वजह से मारा, मगर उसकी कहीं ना कहीं तक जो उसकी विल है जो उसमें शामिल हो रही है वो ट्रेजिक है एक्चुअली में. The revolutionary who talks of the necessary killing is like to the honest criminal and the generous whore, and the connection between the descendants and the positive response to it has been widely and dangerously said overlooked. The extraordinary thing about the bracket is that he was able to grow through these positions. He learned, वो लर्न करता है क्या कि लुक कर सके into the general complexity में से the connection and the contradiction between the individual goodness and social action. वो क्या कहता है कि बता सके हमें कि इसमें उसका इंडिविजुअल उसने गली उसका कॉन्ट्रडिक्शन उसकी क्या चल रही थी और उसकी इंडिविजुअल गुडनेस क्या है, उसमें क्या अच्छी बात थी और सोशली उसका एक्शन क्या था. ठीक हो गया. द गुड, नेक्स्ट लिखते हैं गुड वुमन ऑफ द सीजन. And this play bracket invites to the look to at what happened to the good person in the bad society. वो उसमें बताता है कि एक अच्छे इंसान के साथ बुरी सोसाइटी में क्या होता है. Not by the sessions but it is dramatically demonstrations. Shante is the convention kind-hearted prostitute. शेंडे तो वो जो कहता है कि हम बहुत ही नरम दिल अच्छी औरत थी, कौन थी, प्रोस्टिट्यूट थी by profession. Through her and the bracket seeks to show us the how goodness is exploited by the gods and men. कैसे उसकी वो कहता है कि वहाँ के लोगों ने उसकी गुडनेस को एक्सप्लॉइट किया और कैसे वहाँ के गॉड ने भी उनको अलाउ किया कि वो इसको एक्सप्लॉइट कर सके. ठीक है. वेयर द गुडनेस कैन नॉट स्टैंड एक्सटेंड, सो वहाँ पर उसकी गुडनेस जो है वो एक्सटेंड नहीं कर पाई. क्लियर हो गया. नेक्स्ट इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि वो एक औरत जो प्रोस्टिट्यूट है वो वैसे तो बहुत काइंड हार्टेड है, अच्छी है, मगर वो कहता है लोग सिर्फ उसको मेनली यूज़ करते हैं और अब्यूज़ करते हैं. ठीक है. देयर इज़ नो स्प्लिट इन कॉन्शियस, उनके कॉन्शियस में कोई स्प्लिट नहीं है. ठीक है. रिग्रेट नहीं है. द ओनली कंसिस्टेड वी ऑफ टू थ्रू द सेक्रीफाइस. और वो कहते हैं उसका कोई सेपरेट कॉन्शियस नहीं है लड़की का, कि मतलब वो दो किस्म की कॉन्शियस रखती हो कि यहाँ पे लोगों के सामने बड़ी काइंड हार्टेड बनती हो और पीछे कुछ और हो. और वो कहते हैं मगर लोगों का सिर्फ एक यही एक है कि जब वो मर जाता है, जब कोई इंसान सेक्रीफाइस फेस करता है, तब उसकी एक्सेप्टेंस सेक्रीफाइस होती है. वो द एक्सेप्टेंस ऑफ द sacrifice which can become the redeeming as in cherish. Brecht rejected such as acceptance. कहते हैं he similarly rejected the idea that suffering is and can ennoble us. He had the courage to reject the sacrifice as a dramatic emotion. वो कहते हैं मैं रिजेक्ट करता हूँ ऐसी सेक्रीफाइस को जो एक ड्रामेटिक इमोशन के लिए हो. He asked, is it not to sin against life to allow oneself to be destroyed by the cruelty, indifference and greed? वो कहता है, ये पूछता है कि ये कोई ये जुल्म नहीं है, ये गुनाह नहीं है लाइफ के, कि हम किसी एक ऐसे इंसान को लाइक अलाउ कर दें कि वो जुल्म करे, अपने आप को तबाह कर ले, जुल्म करे या इंडिफरेंस पैदा हो जाए, उसके अंदर एक लालच आ जाए. इन दिस ड्रामा गुडनेस अंडर प्रेशर टर्न्स इनटू द ऑपोजिट. वो कहता है कि ये कोई ड्रामे में ज़रूरी है कि जो गुडनेस है वो अंडर प्रेशर आए, टर्न्स इनटू द ऑपोजिट एंड देन बैक अगेन, एंड बोथ कोज एग्जिस्ट, द ब्रेक बिकम्स इंसेशनस मोमेंट एंड मॉरल एक्शन. कि वो इंसान ज़रूरी है कि गुडनेस उसकी जो है वो टर्न कर जाए बैडनेस की तरफ, और वो दोबारा उसकी तरफ बढ़ ले, या दोनों चीज़ें उसमें को एग्जिस्ट करें, ये ज़रूरी है. वो कहते हैं कि कोई अगर इंसान मरे तो उसकी सेक्रीफाइस को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं,
कि अगर इंसान एक पॉजिटिव है तो उसकी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट नावल है, उसमें वो बताना चाह रहा है, सॉरी प्ले है, उसमें ड्रामाटाइज करता है मदर करेज एंड हर चिल्ड्रंस। उसमें ये कहता है कि कंफ्लिक्ट एलुवियंस एंड डिप कमांडिंग इनसाइट आर नॉट द लिव थ्रू। वो कहता है जितने भी इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे, इंस्टिंक्ट्स जो हमारी एक अंदर से जिबिल्लत है, ठीक है, वो जितने भी अलुयंस हैं हमारे, और जितनी भी कमांड्स इनसाइट्स हैं जितनी भी हैं, वो हमारे अंदर रहती हैं। ठीक है, इट्स क्राइसिस इज रीच्ड इन अ फ्रेंटिक ड्रमिंग ऑफ द डम गर्ल। ठीक है, वो कहते हैं कि एक डिस्परेट आर्टिकुलेशन ऑफ द ब्लड है, एक डिस्परेट किस्म की आर्टिकुलेशन है टू प्रोटेस्ट द सिटी, प्रोटेक्ट द सिटी। द फाइनल पैराडॉक्स इज जेन्युइनली ट्रेजिक। वो कहता है जो इसका फाइनल पैराडॉक्स था वो वाकई ही एक किस्म का ट्रेजिक था। क्यों? कि एक डम गर्ल थी, वो स्पीकिंग फॉर द लाइफ, वो लाइफ के लिए बात करती थी, एंड द बीइंग किल्ड, उसको मारा गया। द लिविंग गोइंग ऑन विद द लिविंग दैट किल्स। ठीक है, जो जीना चाह रहे थे या साथ चलना चाह रहे थे, उनको मारा उन्होंने। द राइटर्स सेंटेंस क्वेश्चन इज दैट व्हाट एल्स कैन वी डू, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। वेयर ब्लाइंड पावर इज लॉस, कि जब इंसान की एक ब्लाइंड पावर है, अंधी पावर एक है, वो इतनी लूज है कि बट समिट्स चिशल्स ट्राई टू प्ले सेफ, मुझसे बड़ा कोशिश किया कि उसको सेफली प्ले को करे, बट बाय डूइंग दीज सेम थिंग्स एंड फैमिली डिस्ट्रॉय इज डिस्ट्रॉयड, कि उसकी जो जितना भी था उसने कोशिश की कि इसके लिए एक लाइफ अच्छी गुजारने के लिए, एक डम गर्ल थी मगर फिर भी उससे क्या हुआ, उसकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय हुई। द क्वेश्चन इज़ नो लॉन्गर आर द गुड पीपल, कि क्या वो अच्छे लोग थे और नॉट, या नहीं थे, कि या रियली उनको एक शुड वी हैव डन, इट इज़ ब्रिटली बोथ व्हाट आर दे डूइंग्स एंड व्हाट इज़ द डूइंग टू देम। क्या वाकई इन दोनों लोगों को ऐसे ही करना चाहिए था, या उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, या वो ऐसा कर रहे थे वो ठीक था। ऑल द ब्रैकेट टमाटर्स skills is deployed to lead to this essential question, वो हमें इन questions की तरफ लेके जाते हैं। The action is continually opens and the fact is of the contradiction of the in characters, the characters is not on the inevitably of the tragedy, in the tradition tragic acceptance and modern tragic resignation। वो कहता है कि जो हम किस ट्रेजिक किस्म की जो हमारी ट्रेजिडी होती है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो इस तरह की जो मॉडर्न ट्रेजिडिक है जिसमें हम इनरली उसको देखा जाए, सिर्फ वाटरली ना देखा जाए, तो हम उसको ट्रेजिक एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, लास्ट में वो बात करता है लाइफ ऑफ गलीलो की। लाइफ ऑफ गलीलो जो है उसमें वो बताता है कि उसमें कॉन्शियस के बारे में उसका बताता है कि कॉन्शियसनेस इज एक्शंस है, उसका उसका चॉइस क्या है जो उसका रिप्रेजेंट करता है, और वो एक्सेप्ट करता है ऑन द रिटर्न्स टू बी डिस्ट्रॉयड, बट ही इज़ कॉन्शियस। उसकी कॉन्शियसनेस में क्या बात जाती है कि ही कैन ओनली फोर्स द सो कॉन्सिक्वेंसेस एंड कैलकुलेट इट। वो कहता है कि वो ना तो सिर्फ उसे फोर्स ही कर सकता है अपने कॉन्सिक्वेंसेस को, बल्कि उनको टर्म आउट भी करता है। ही स्टैंड ओनली फॉर नॉट मोर देन हिमसेल्फ, वो अपने लिए खड़ा होता है बल्कि दूसरों के लिए भी। इन हिज ओन पर्सन ही इज़ रीजन एंड लिबरेशन, वो एक बंदा जो ऐसा है वो रीज़न भी है और लिबरेशन भी है। उसके पास रीज़न भी है कि क्या करे वो उसके लिए, और उसके पास लिबरेशन भी है कि वो क्या उसके बारे में लिखे और क्या बात को बताए हमें। द क्वेश्चन इज़ नॉट शुड वी एडमायर टू डिस्पायर्स गलीलो। वो कहता है क्वेश्चन ये नहीं है कि हम उसको एडमायर करें या उसको डिसलाइक या डिस्पाइज करें गलीलो को, बल्कि ये है कि इज़ नॉट आस्किंग हिज, ही इज़ आस्किंग दैट व्हाट हैपन्स टू द कॉन्शियस, कि उसके कॉन्शियस को क्या हुआ when it got into the deadlock between individual and social morality। जब वो उसका इसमें पकड़ा गया, दो चीज़ों में उसे फंस गया, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के और सोशल मोरालिटी के, तो तब उसके कॉन्शियस में क्या था। The Galileo's submission can be rationalized and justified, and the individual ever at the way of the gaining time to go on this with his work। But his opinion to Mrs. That is that the work is for the purpose of the science is that all men can learn the अंडरस्टैंड देयर वर्ड्स। कहता है पर्पस ऑफ साइंस का क्या है कि हर इंसान इसको समझे और अंडरस्टैंड करे। गलीलियो बेट्रायल इज़ फंडामेंटल, जो गलीलियोस का था ना, जो गलीलियो का बेट्रायल था वो फंडामेंटल था। क्यों? क्योंकि डिटैच द वर्क फ्रॉम हिज ह्यूमन पर्पस इज़,
कि उसका वर्क जो था वो डिटैच था किससे, ह्यूमन पर्पस से। बकेट सीज द बेट्रे अदर्स एंड सो बेट्रे लाइफ। वो कहता है अगर आप किसी के साथ भी शिकस्त जो दूसरों को दे रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ की तरफ ही आ रहा होता है। इट इज़ नॉट इन द एंड वी थिंक ऑफ गलीलो एज अ मैन। हम देख सकते हैं कि गलीलो एक इंसान ऐसा कैसा है, बट वी थिंक ऑफ हिज रिजल्ट। हमें सिर्फ कहता ट्रेजिडी में ये नहीं देखना चाहिए कि गलीलो इंसान कैसा है, बट उसकी वजह से जो रिजल्ट निकला है वो कैसा था, वो मॉरल था या इमोरल था। द प्ले ब्रिंग्स दिस इशूज टू द कॉन्शियसनेस नॉट एज अ प्रॉब्लम। हमें जो प्ले का है में हमें जो इशू है कॉन्शियसनेस का लेना चाहिए, नॉट एज अ प्रॉब्लम बट एज अ लिविंग एक्शन। गलीलो कमिटेड टू द यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ साइंस। गलीलो क्या कहता है, कमिटेड करता है द यूनिवर्सल्स एंड ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ साइंस हैज़ बीन ट्रैप्ड by another view. The imperative of the different loyalty to the ruling group of maintain him to produce for the market and war. It is not that an individual he is a hypocrite. वो कहता है कि सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं कि वो ही सिर्फ गद्दार हो या हिपोक्रेट हो या डिसऑनेस्ट हो। इट इज़ दैट अंडर रियल प्रेशर, और प्रेशर के अंदर वो बताता है कि इंसान जो है ना, जो मतलब जैसे ग्लेलो की बात कर रहा है कि वो इम्बॉडीज करता है ट्रू कॉन्शियसनेस की और फास्ट फॉर कॉन्शियसनेस, दोनों ही उसमें जो है कॉन्शियसनेस की इंसान के अंदर पाए जाते हैं। एट द सेम टाइम द इफेक्ट ऑफ देयर को एग्जिस्टेंस, जो दोनों की चीज़ों की पाई जाती है, वो कहता है कि क्या इनवाइट्स अस टू सी, वे दोनों हमें ब्रैकेट कहता है क्या देखने के लिए मतवजो करते हैं। द मोमेंट ऑफ द प्लेस फ्रॉम द आयरनिक एक्सेप्टेंस ऑफ द फॉल्स कॉन्शियसनेस। कहता है ये बहुत एक इरोनिकल एक्सेप्टेंस है कि हम उसके फॉल्स कॉन्शियसनेस को समझने, वेयर द फॉल्स कॉन्शियसनेस बिकम द फॉल्स एक्शंस। जहाँ फॉल्स कॉन्शियसनेस होगा डेफिनेटली वो कहाँ होगा, गोइंग टूवर्ड्स द फॉल्स एक्शन, वो वैसे ही गलत किस्म के एक्शंस करेगा। इट इज़ नॉट अ अर्नी बट अ ट्रेजिडी। वो कहते हैं ये सिर्फ अर्नी नहीं है, ये ट्रेजिडी है, क्योंकि जिसकी एक फॉल्स कॉन्शियसनेस की वजह से कोई फॉल्स किस्म का गलत किस्म का एक्शन हो जाए तो वो एक वो ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी इज़ समथिंग order senses is certainly rejected by the bracket. ओल्डर किस्म की जो ट्रेजिडी थी उसको ब्रैकेट रिजेक्ट करता है। इट इज़ नथिंग इनएविटेबल और नॉबलिंग अबाउट फेलियर एंड ट्रेजिडी। वो कहता है देयर इज़ नथिंग इनएविटेबल, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे नागज़ीर हो या नॉबलिंग हो अबाउट द फेलियर एंड ट्रेजिडी। इट इज़ अ मैटर ऑफ ह्यूमन चॉइस। ये सिर्फ ह्यूमन चॉइस है कि चॉइस इज़ नॉट वंस फॉर ऑल। ठीक है, इस एक जैसी चॉइस हम सबके लिए नहीं ले सकते। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंटिन्यूस हिस्ट्री। द मेजर अचीवमेंट ऑफ ब्रैकेट मैच्योर वर्क्स इज़ his recovery of a history of उसकी free history as a dimension for the tragedy। तो बताता है कि ट्रेजेडी की जो डिमेंशंस है ना वो हमने नहीं बनाई है, कि इसमें ये नहीं है कि सिर्फ जैसे कि इंसान पूरे प्ले में बहुत बुरा करता रहा, मारता पीटता रहा या लोगों को डिस्ट्रॉय करता रहा, जब एंड में वो मर जाए तो हम उसके लिए बहुत बुरा फील करें भी उसका ट्रेजिडी भी उसके एक्शन गलत थे तो डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट आना था वो गलत आना था। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। सिर्फ उसके लिए सिंपैथी होना या वो मर जाए तो उसके लिए रोना या पिटी फील करना सिर्फ ये ट्रेजेडी नहीं है। ट्रेजेडी ये है कि हम विदिन उसके अंदर जाएँ, उसको देखें कि वो थ्रू आउट क्या कर रहा था। ठीक हो गया। द सेंस ऑफ हिस्ट्री कम्स एक्टिव थ्रू टू द डिस्कवरी ऑफ द मेथड ऑफ ड्रामेटिक मूवमेंट। वो कहता है जितनी भी सेंस ऑफ हिस्ट्री है जो उसकी ट्रेजेडी की है वो किसके थ्रू आती है, डिस्कवरी ऑफ मेथड ऑफ ड्रामेटिक मूवमेंट। ही स्ट्रगल्ड towards the transformations and the part which he achieved। ठीक हो गया, इसके बारे में वो बताता है। ये उसका पूरा एक डिफरेंट प्लेस उसने पढ़ा और उसके थ्रू ब्रैकेट के जो प्लेस थे उसके थ्रू उसने रेमंड विलियम ने बताना चाहा कि हमें उसका ट्रू सेंस ऑफ ट्रेजेडीज के अकॉर्डिंग क्या है ब्रैकेट के नीचे का, और विलियम ने उसको पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे आगे फॉरवर्ड किया है। ठीक है, आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी ये हमें जो 4-5 उसके प्ले मिले हैं अकॉर्डिंग टू 6 प्ले है, तो ये इंशाल्लाह हम इन डिटेल इनकी स्टोरीज़ को पढ़ें और समझें और वाकई हम समझें कि इसमें और नरेशनलाइज कर सकें इसमें, और एक जस्टिफाइड किस्म का इसका रिज़ल्ट निकाल सकें कि इसमें कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा है और कौन ज़्यादा इसमें मतलब सिंपैथी और हमारी पिटी फेयर का हकदार है। ठीक हो गया, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।